हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज का वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज के इस वीडियो से आपका 2 नंबर अगर बायो के क्वेश्चन का आ रहा है तो ये तो टॉपिक जरूर आते हैं, तो आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं जो टॉपिक्स लेकर आई हूँ, इन टॉपिक से आपसे क्वेश्चन आते हैं कुछ स्टेटमेंट वाले फॉर्म में। कुछ एक बड़ा सा पैराग्राफ दे देंगे और उस पैराग्राफ में ABC या XYZ आपको छांटना होगा कि वो क्या है XYZ। तो आज का वीडियो बहुत स्पेशल है, जरूर देखिएगा। आपके मार्क्स पक्के हो जाएंगे। आपके इस टॉपिक से अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आपके यहाँ पर फिक्स हो जाएंगे मार्क्स। पहली बात कि मैं यहाँ पे क्या कराने वाली हूँ, तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम बताऊंगी, आपको सर्कुलेटरी सिस्टम बताऊंगी, एक्सक्रीटरी सिस्टम बताऊंगी और आपको साथ ही साथ आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बताऊंगी। प्लस आपका हार्मोन्स से जो क्वेश्चंस आते हैं, ह्यूमन हार्मोन्स, वो भी मैं आज आपको बताऊंगी। तो ये 5 टॉपिक्स मैं कवर करने वाली हूँ। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको CDP का कंटेंट पढ़ना है तो आप पेडल लव करके चैनल है, फ्लैश देख सकते हैं स्क्रीन पर। आप वहां जाकर अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं और CDP में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने चैनल में इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो सीटेट की तैयारी आप कर रहे हैं तो सीटेट जनवरी 2024 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। कमेंट में भी पिंड है वो प्लेलिस्ट, डिस्क्रिप्शन में भी वो पिंड है वो प्लेलिस्ट। तो आप उन वीडियोस को जाकर जरूर देखिए, आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। साइंस की पेडागोजी का भी कंटेंट मैंने अपलोड किया है, 2 वीडियोस अपलोड किए हैं, तो जाकर जरूर आप जाकर एक बार देखिए, तब आपको समझ आएगा। चलिए आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाचन तंत्र पढ़ लेते हैं, जो हमारा मानव पाचन तंत्र है, तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए आइए देख लेते हैं। सबसे पहली बात है मानव पाचन तंत्र की कि जो एलिमेंट्री कैनाल है, हमारा जो आहार नाल है, इसकी आपसे लंबाई पूछी जाती है। तो जब आहार नाल की आपसे लंबाई पूछी जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा कि आपका आहार नाल या आपकी ये एलिमेंट्री कैनाल, ये आपकी 32 फीट की होती है। ये आप ध्यान रखेंगे बात को, ठीक है। ये आपकी 32 फीट की होती है, फिर से रिवाइज करा रही हूँ, ये आपकी 32 फीट की होती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं स्टेप्स ऑफ डाइजेशन की। डाइजेशन के जो स्टेप्स हैं, और स्टेप्स भी आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको स्टेप्स बताने हैं, आप ऊपर नीचे देकर दे देते हैं। और ये क्वेश्चन आपका KVS में भी पूछा गया है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि सबसे पहला क्या होता है, इंजेशन मतलब अंत ग्रहण। आप कोई खाना को ले रहे हैं उसको बोलेंगे इंजेशन। उसके बाद आ जाएगा डाइजेशन। डाइजेशन क्या हो गया, खाने का पाचन। तो ये स्टेप बाय स्टेप चीजें हैं, इसको आपको एज सच स्टेप्स याद रखने हैं। ये पहला स्टेप हो गया, ये आपका दूसरा स्टेप हो गया, ये आपका तीसरा स्टेप हो गया, ये आपका चौथा स्टेप हो गया और ये आपका 5वां स्टेप हो गया। तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम 5 स्टेप्स में बटा हुआ है। पहला आपका इंजेशन, दूसरा आपका डाइजेशन, तीसरा आपका एब्जॉर्प्शन, चौथा आपका एसिमिलेशन, फिर आपका इजेक्शन, ठीक है। इंजेक्शन मतलब अंतग्रहण, खाने को लिया। डाइजेशन मतलब खाना डाइजेस्ट होना स्टार्ट हुआ। स्टार्ट हमारा कहाँ होता है वो हम बताएंगे, पर बात क्या हो रही है डाइजेशन की। तो डाइजेशन मतलब पाचन, आपका सेकंड स्टेप हो गया। दूसरा थर्ड स्टेप हो गया आपका एब्जॉर्प्शन, जिसमें कि आपका क्या हो गया, अवशोषण हुआ। आपने जो खाया खाना, उसका क्या है, अब एब्जॉर्प्शन शुरू हुआ। एब्जॉर्प्शन माने आपका वो खाना जो आपने खाया है, अब वो खाना ब्लड के द्वारा जगह जगह जा रहा है। फिर आए बात एसिमिलेशन, जब खाना वो जगह जगह जाने के बाद सेल्स उन खाने को ले रही हैं, उस बात को बोल देते हैं एसिमिलेशन। और फिर इजेक्शन, जब खाना जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा हमारा, खाना पचने के बाद पूरा एब्जॉर्प्शन के बाद जो वेस्ट बचा वो हमारा इजेक्शन मतलब आउट हो जाएगा बॉडी से, विद किस फॉर्म में, स्टूल के फॉर्म में। तो ये स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं। एज सच इसी स्टेप्स से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको ऊपर नीचे कर दिया जाएगा और आपके एग्जाम में आपको उसको टिक करना होगा कौन सा सही स्टेप है इसमें, तो आप इसको ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रॉपर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, कि जब हम खाना खा रहे हैं, जब हमने खाना खाया, हमारा मुंह क्या हुआ, चला। हमारा मुंह चला तो हमारे मुंह में जो लार ग्रंथि होती है, उसका काम क्या होता है, वो कुछ एंजाइम्स निकालती है। वो लार ग्रंथि जैसे कि आपसे सबसे पहले आपका वो एंजाइम निकाल रही है सलाइवरी अमाइलेज। बहुत ध्यान से सुनते जाएंगे, स्टोरी फॉर्म में आपको चीजें याद हो जाएंगी। आपको क्या निकाल रही है ये लार ग्रंथि, सलाइवरी अमाइलेज। तो ये क्या करेगी सलाइवरी अमाइलेज, जो कि आपके मुख में निकला, तो ये इसका काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन।
तो ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन आपका, इसमें मंड का डाइजेशन होता है। कार्बोहाइड्रेट कौन सा, मंड या स्टार्च। तो आपके मुख में जो सबसे पहला डाइजेशन होता है वो आपका मंड का होता है। और सबसे पहला डाइजेशन कहाँ होता है, कौन सा पॉइंट होता है, तो वो आपका मुख होता है, बकल कैविटी होती है, जो आप जहाँ पे आप खाना लेके अपना च्यू करते हैं। तो इसका मतलब क्वेश्चन अगर आए कि सबसे पहले डाइजेशन कहाँ होता है, तो आपके दिमाग में रहता है कि स्टमक में डाइजेशन होता है, पर नहीं, स्टमक में तो होता ही है, पर सबसे पहला डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का, मंड का, स्टार्च का होता है, जो कि हमारे मुख के अंदर होता है। ठीक है, ये बात सबको क्लियर हो गई होगी, इतना ही पॉइंट आपको इसमें याद रखना है। एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज, साथ साथ लाइजोजाइम भी रिलीज होती है। लाइजोजाइम का काम क्या होता है कि जो बैक्टीरियाज आए हमारे खाने के साथ, कुछ बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, तो उन बैक्टीरिया को क्या करता है, किल कर देता है, मार देता है, जिससे कि वो हमारे पेट में कोई भी अपच ना क्रिएट करे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि खाना हमारा मुख में जब च्यू करते हैं हम, तो सलाइवा उसको मिक्स करने में, लार जो है उसको मिक्स करने में हेल्प करता है, और खाना ऐसा बॉल के फॉर्म में बन जाता है। वो बॉल का फॉर्म खाना आपका जब ये नीचे धीरे धीरे ऐसे उतरता है, तो नीचे उतरने के लिए कुछ इसमें मूवमेंट्स होते हैं। ये मूवमेंट्स क्या होते हैं, इन मूवमेंट्स को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये मूवमेंट कहाँ हो रहा है, आपका आपका ग्रास नली में, ओएसोफेगस के अंदर हो रहा है। इसी ग्रास नली की हेल्प से ये खाना मुख में जाकर ऊपर से नीचे स्टमक तक आता है। और कौन सा मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। कुछ ऐसा ऐसा जब खाना आता है तो इकट्ठा हो जाता है, तो ऐसा हो जाता है, और उसमें ऐसे ऐसे जैसे केचुआ चलता है, आपने देखा होगा आगे पीछे करके, तो वैसे ही कुछ मूवमेंट होता है आपकी ग्रास नली के अंदर, एसोफेगस के अंदर, जिससे कि खाना नीचे उतर जाता है। अब खाना कहाँ आ गया, आपका स्टमक में आ गया। अब हम देखते हैं स्टमक में क्या चीज होगी। तब ये दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि ओइसोफेगस, ओइसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, तो यहाँ पे नो डाइजेशन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपको स्टेटमेंट वाले फॉर्म में कि ओइसोफेगस दे दिया गया है, तो यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। सिर्फ एक नली है जो कि खाने को ऊपर से लेकर स्टमक तक लेकर आ रही है, इसका काम इतना ही होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्टमक हमारे अमाशय की। तो स्टमक में सबसे पहले तीन चीज आपको याद रखनी है। एक तो बात हो गई HCl की, दूसरी बात हो गई पेप्सिन की, और तीसरी बात हो गई आपकी म्यूकस की। ये तीन पॉइंट आपको इसमें याद रखने हैं, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। सबसे पहले देख लेते हैं कि HCl क्या है। HCl हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये क्या है, हमारा अम्लीय, इस पूरा जो मीडियम है स्टमक का, उसको क्या बना देता है, अम्लीय बना देता है। कौन, HCl। अगर HCl नहीं प्रेजेंट होगा, पॉइंट को नोट करेंगे, अगर HCl नहीं प्रेजेंट होगा तो ये जो एंजाइम आप ये बाजू में देख रहे हैं इसके, तो ये एक्टिव नहीं हो पाएगी। जब ये एंजाइम एक्टिव नहीं होगी, तो यहाँ जो पड़ा हुआ खाने के साथ आया प्रोटीन है, तो प्रोटीन का डाइजेशन फिर नहीं होगा। इससे हम ये समझ सकते हैं कि प्रोटीन का डाइजेशन कौन कर रहा है, प्रोटीन का डाइजेशन कौन कर रहा है, पेप्सिन एंजाइम कर रही है, जो कि हमारी स्टमक में बनती है। ठीक है, स्टमक में आई पेप्सिन एंजाइम, ये एंजाइम का काम क्या है, ये आपकी प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगी, पर इसके साथ एक रेगुलेशन है। क्या है वो, एक बात स्ट्रिक्ट, एकदम स्ट्रिक्ट है ये पेप्सिन। ये तभी एक्टिव होगी जब ये क्या पाएगी, मीडियम एसिडिक या अम्लीय मीडियम पाएगी। और ये अम्लीय मीडियम कौन दे रहा है, ये अम्लीय मीडियम HCl प्रोवाइड कर रहा है। तो रोल ऑफ HCl इज वेरी इंपॉर्टेंट कि HCl कभी कभी मीडियम को अम्लीय कर रहा है, और उस करने के कारण पेप्सिन अपना एक्टिव हो जा रहा है और प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जा रहा है। ये बात ध्यान रखेंगे। अब HCl ने एक काम तो क्या किया, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प किया। अब दूसरा काम क्या करेगा, ये जो आप वॉल देख रहे हैं ये यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी वॉल पे क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है। अब म्यूकस क्या करेगा, ये जो HCl है प्रेजेंट, एसिड है एक तरह से वो, तो HCl एसिड होने के कारण क्या करेगा, वॉल में कहीं छेद ना कर दे, तो उस छेद को बचाने के लिए म्यूकस का काम हो जाएगा स्टार्ट। और म्यूकस क्या करेगा, म्यूकस एक तरह से लेयर फॉर्म कर देगा। कहाँ पे, ये लेयर बनाएगा आपकी वॉल्स के ऊपर, जो कि स्टमक की है, और ये स्टमक की वॉल से HCl से इसके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, तो ये इसको बचाएगा। मतलब HCl से इसको, स्टमक को बचाएगा, HCl से बचाएगा कौन, म्यूकस। तो आपको तीन पॉइंट समझ में आ गए होंगे। पहला पॉइंट HCl, HCl ने क्या किया,
जो मीडियम है वहां का स्टमक का, उसको अम्लीय बनाया। और अम्लीय मीडियम होना जरूरी इसलिए था क्योंकि पेप्सिन को एक्टिव होना था। जब पेप्सिन एक्टिव होगा तभी वो प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। और दूसरी तीसरी चीज आपको याद रखनी है, म्यूकस। म्यूकस का काम क्या है, वॉल पे जाकर ऐसा पूरी एक ल्यूब्रिकेशन कर देना। उस ल्यूब्रिकेशन से हो जाएगा कि आपकी जो दीवार है उसमें कोई भी छेद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मीडियम आपका एसिडिक है, HCl एक एसिड है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज, आपका दूसरा पॉइंट आपको जो याद रखनी है, बात याद रखने वाला है कि आपका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन आपका मुख में स्टार्ट हुआ, पर प्रोटीन का डाइजेशन आपका कहाँ स्टार्ट हुआ? प्रोटीन का डाइजेशन आपका स्टमक में स्टार्ट हुआ। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा स्टमक तक फूड पहुंच चुका है और स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो गया है। अब आगे बात कर लेते हैं आगे क्या क्या चीजें बन रही हैं। अब खुद देखिए डायग्राम में कि अभी खाना कहाँ है, खाना यहाँ हमारा पहुंच गया है और यहाँ प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अभी क्या हो गया, अब पूरा प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा, थोड़ा प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया, बाकी खाने के साथ वही बाउल के साथ पूरा नीचे आएगा। अब कहाँ नीचे आ रहा है, ये आपका छोटी आंत में आ रहा है। मतलब अब खाना कहाँ एंटर हुआ, अब खाना आपका एंटर हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, आपकी छोटी आंत में। ठीक है, अब छोटी आंत में क्या होता है, छोटी आंत में खाना कैसा है, खाना आया, उसके साथ मीडियम कैसा है, एसिडिक। पर छोटी आंत में क्या होता है, इसके पास प्रेजेंट यकृत। ये आप देख रहे हैं यकृत, ये यकृत का या लिवर का प्रेजेंट होना। लिवर क्या सेक्रेट करता है, बाइल सेक्रेट करता है, बाइल जूस। और ये बाइल जूस स्टोर करके रखता है लिवर, और साथ ही साथ समय समय पर रिलीज करता रहता है। इस बाइल जूस का काम, पहला काम क्या हो जाएगा, जो मीडियम एसिडिक था, अम्लीय मीडियम था, उसको क्षारीय बनाएगा। पॉइंट नोट करेंगे, यकृत रिलीज कर रहा है बाइल। ये बाइल का काम क्या है, ये बाइल का काम दो हो जाता है। तो याद रखेंगे कि जो यकृत है, लिवर सेक्रीट कर रहा है क्या, बाइल। और इस बाइल का दो काम हो जाएगा। पहला काम क्या हो जाएगा, जो मीडियम हमारा एसिडिक है, अम्लीय मीडियम है, इस अम्लीय मीडियम को क्या कर लेगा, क्षारीय बना देगा। मतलब ये आपका अल्कलाइन बना देगा। ये तो इसका पहला काम हो गया। और दूसरा काम क्या होगा, ये फैट को क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा। मतलब फैट जो हमारे खाने में है उसको क्या करेगा, पचाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये क्लास 10th के एनसीईआरटी के लेवल का आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा रही हूँ, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि लिवर ने बाइल रिलीज किया, बाइल एसिडिक मीडियम को अम्लीय मीडियम को क्षारीय मीडियम में कन्वर्ट कर देगा, फिर फैट को भी फर्दर डाइजेस्ट करेगा। ये बात तो हो गई किसकी, आपकी लिवर की। ठीक है, जो आपका कहाँ प्रेजेंट है, आपका साइड में प्रेजेंट है। और ये सारी चीजें रिसाव कहाँ हो रहा है, सब कुछ आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तब अब क्या हो गया, अब आपका मीडियम हो गया, एल्कलाइन मीडियम हो गया। जब आपका क्षारीय मीडियम हो जाएगा तब बाकी सारे एंजाइम्स एक्टिव होंगे और अपना काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि अब सारे एंजाइम्स को क्या चाहिए, आपका क्षारीय मीडियम चाहिए। चलिए अगली बात कर लेते हैं। अगली बात है अब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में और फर्दर क्या एक्टिविटीज हो रही हैं। तो हमने क्या देखा, यकृत का दो काम हमने देख लिया। इसके बाद जो अग्नाशय है, पैनक्रियाज है, वो क्या करेगा, पैनक्रियाटिक जूस सेक्रीट करेगा और ये ट्रिप्सिन और लाइपेज को रिलीज करेगा। ये एंजाइम्स, ट्रिप्सिन काम करेगी, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करेगी प्रोटीन को, और लाइपेज डाइजेस्ट करेगा किसको, फैट को। ये बात ध्यान रखेंगे, लाइपेज डाइजेस्ट करेगा फैट को और ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करेगी प्रोटीन्स को। तो ये पॉइंट दो याद रखेंगे। आपका यकृत भी फैट को डाइजेस्ट कर रहा था, कैसे, बाइल की हेल्प से। तो ये पॉइंट्स आपके हो गए। बात कर लेते हैं अब तीसरा पॉइंट जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में है, वॉल्स का। कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं वो भी कुछ जूसेस सिक्रीट करती हैं। कुछ जूसेस जो निकलते हैं वो आपके क्या करेंगे, कुछ एंजाइम्स निकालेंगे, इंटेस्टाइनल जूसेस। और ये क्या करेंगे, ये फर्दर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये क्या हो गया, प्रोटीन, ये कार्बोहाइड्रेट और ये फैट्स, इनको क्या करेंगी, इनको वापस से तोड़ देंगी। और क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पोजीशन पे आपका डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो गया। तो डाइजेशन अब कहाँ कंप्लीट हुआ, डाइजेशन आपका कंप्लीट हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। याद रखेंगे इस पॉइंट को कि डाइजेशन आपका कंप्लीट कहाँ हुआ, डाइजेशन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ आया स्मॉल इंटेस्टाइन का। अभी तक हमने स्टमक का देखा था, अमाशय का देखा था। उसके बाद अब देख लेते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत का। छोटी आंत में पहले तो लिवर का काम है, लिवर ने सेक्रेट किया बाइल। बाइल का दो काम हो गया, पहले तो जो मीडियम हमारा अम्लीय था उसको क्षारीय बना दिया, जिससे कि सारी एंजाइम्स बाकी जो है वो अब क्षारीय मीडियम में एक्टिव हो पाएंगी। तो क्षारीय मीडियम में सारी एंजाइम्स एक्टिव हो गई, जो जैसे कि क्या हुआ, आपका पेनक्रियाटिक जूसेस जो
अपने अग्नाशय ने निकाला पेनक्रियाटिक जूस, ट्रिप्सिन, लाइपेज, इंटेस्टाइनल जूसेस, तो ये सब एक्टिवेट हो गए। क्यों? क्योंकि उनको मीडियम अपक्षारीय चाहिए। इससे क्या हो जाएगा? फर्दर डाइजेशन होगा। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो देखिए आपसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछता है, आपसे एग्जाम में फिर से डैश के फॉर्म में पूछेंगे कि ट्रिप्सिन का काम क्या है, तो ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन्स को। लाइपेज का काम क्या है? लाइपेज डाइजेस्ट करेगा फैट को। ठीक है, ये सब पॉइंट्स आप याद रखेंगे। फिर आपका इंटेस्टाइन में क्या होता है? तो इंटेस्टाइन एक ऐसी जगह है जहां पे डाइजेशन, पाचन कंप्लीट हो जाता है, इस बात को याद रखेंगे। तो इंटेस्टाइन में आपका दो काम होता है, इस बात को आप याद रखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके दो काम हुए। एक तो क्या काम हुआ? आपका डाइजेशन आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा काम क्या होगा? अब आपका यहां पे एब्जॉर्प्शन भी स्टार्ट होगा, मतलब आपका अवशोषण। यहां पे अवशोषण, जो आपने खाना खाया उसका अवशोषण भी स्टार्ट होगा। ये कैसे होगा? इसमें प्रेजेंट होते हैं विलाइज। यहाँ पे इसकी जो इंटेस्टाइन की वॉल में प्रेजेंट होते हैं विलाइज। विलाइज कैसे? कुछ ऐसे फिंगर नुमा स्ट्रक्चर होता है। इनके पास प्रेजेंट होती है क्या? ब्लड की वेसल। इनके पास प्रेजेंट है ऐसी ब्लड की वेसल। तो ये क्या करेंगे? ये खाने को अपने ब्लड के अंदर ले लेंगे, ब्लड वेसल्स के अंदर एब्जॉर्ब कर, खाने को एब्जॉर्ब कर लिया, वहां से ले लिया, ब्लड वेसल में दे दिया। अब ब्लड वेसल क्या करेगा? खाने को डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाएगा। तो ये क्या हो गया? ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में ही विलाइस के हेल्प से हुआ खाने का एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। फिर खाना कहां चला गया? आपके ब्लड वेसल से, मतलब अब क्या हो गया? खाना एब्जॉर्ब हो गया और ब्लड वेसल ने क्या किया? खाने को डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचा दिया। तो यहां तक का तो काम क्या था? स्मॉल इंटेस्टाइन का था। अब काम करेगा क्या? अब आपका एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन मतलब क्या होता है? जो खाना आपका ब्लड लेकर जा रहा है, कहां पे? डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक। अब उस ऑर्गन में सेल प्रेजेंट होगा, तो जब खाना आपका ऑर्गन से सेल तक प्रॉपर पहुंच जाएगा, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। ठीक है, ये प्रक्रिया क्या हो गई? आपकी एसिमिलेशन। अब खाना आपने एब्जॉर्ब भी कर लिया, सेल्स तक पहुंचा भी दिया, तो क्या होगा? अब फर्दर आपका जो बचा हुआ अवशिष्ट है वो आपका कहां जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होता, इस बात को नोट करेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन जो बड़ी आंत होती है वहां पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। तो इन पॉइंट्स को भी ध्यान से नोट करेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन, यहां पे नो डाइजेशन। तब फिर यहाँ पे क्या होता है? जब यहाँ पे डाइजेशन हो ही नहीं रहा है, तो अब यहाँ पे क्या होगा? तो इसका मतलब यहाँ पे होगा आपका फाइनल एब्जॉर्प्शन, मतलब फाइनल आपका अवशोषण होगा। और एब्जॉर्प्शन किसका होगा? यहाँ पे वाटर प्लस सॉल्ट्स का। जो खाना अभी हमारा फर्दर नीचे आ रहा है, सब कुछ एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब होके ब्लड में चला गया। अब ब्लड में चले होने के बाद ये बोल जो है, ये बोलस जो है, ये फर्दर यहाँ पे ऐसे ऐसे घूमता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में ये आ रहा है, तो इसके वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं कुछ छिद्र। तो उन छिद्र के द्वारा क्या होगा? आपका पानी और सॉल्ट क्या होगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब आपका स्टूल क्या है? ड्राई फॉर्म में हो जाएगा। जो पानी है वो सब निकल गया, वो किसने एब्जॉर्ब किया? स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुआ, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुआ। अब ये फर्दर क्या हो जाएगा? ये अब क्या है? स्टूल का फॉर्म ले लिया, और स्टूल धीरे धीरे गुदा के द्वारा नीचे निकल जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया हो जाती है किसकी? आपकी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। इस बात को आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो डाइजेशन कहाँ शुरू हुआ? आपका मुख में स्टार्ट हुआ। अंत कहाँ हुआ डाइजेशन का? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, इस बात को आप याद रखेंगे। आपसे इसमें रेशियो पूछते हैं किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 मीटर की हो जाएगी, लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर की हो जाएगी। तो इसको आप जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 5:1। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे कि इसमें आपसे इसका रेशियो पूछा जाता है। साथ ही साथ ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म होता है। अब आपका एक क्वेश्चन आता है किसका? एनिमल्स से, कि जो हर्बीवोर्स होते हैं, जो घास खाने वाले जीव होते हैं, उनके अंदर डाइजेशन किस तरह से होता है। तो कुछ बातें हैं उनको समझ लीजिए कि वो खाना क्या खाते हैं? वो घास खाते हैं। घास के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सेल्यूलोज। तो ये सेल्यूलोज ह्यूमंस नहीं डाइजेस्ट कर पाते, पर ये डाइजेस्ट कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास सीकम प्रेजेंट होता है। सीकम स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के बीच की एक जगह होती है, सीकम, जो कि हेल्प करती है।
फर्दर दूसरी चीज आपको जो याद रखनी है इसमें कि खाना वो खाते हैं, जब वो खाना खा के पेट की तरफ जा रहा है तो उस पेट में क्या होता है, उस पेट के स्ट्रक्चर को वो बोलते हैं र्यूमेंट। तो र्यूमेंट होता है और साथ ही साथ जब खाना अंदर गया वो जुगाली करते करते अंदर ले जाते हैं और उस चीज को खाने को वापस लाते हैं, तो वो क्या हो गया, कड हो गया। ठीक, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जीव जो कि इस प्रक्रिया को कर रहे हैं उनको र्यूमिनेंट्स बोलते हैं। इस प्रक्रिया को र्यूमिनेशन बोला जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। मेन क्या हो गया, खाना अंदर गया और स्टमक में रहा पार्शियली, तो उस चीज को क्या बोलेंगे, उसको वो बोलते हैं र्यूमेन। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ये काम कर रहे हैं र्यूमिनेंट्स, और इस प्रक्रिया को र्यूमिनेशन, फिर जो खाना अंदर गया फिर वापस आया उसको कड बोलते हैं। और इनके अंदर क्या है, स्पेशल प्रेजेंट होता है सीकम, जो कि हेल्प करता है किसको, खाने को डाइजेस्ट करने में, जो कि प्रेजेंट है जिसमें सेल्यूलोज सबसे ज्यादा मात्रा में, जो कि ह्यूमंस डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो ये आपको ग्रास ईटिंग एनिमल्स का देखना है बस। और चलिए अभी नेक्स्ट हम कर लेते हैं। तो अब देख लेते हैं श्वसन की रेस्पिरेशन कैसे होता है। और रेस्पिरेशन में जो जो जैसे जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मैंने उसी ढंग से यहाँ पे पूरा ये आपका रिविजन लेक्चर प्रिपेयर किया है, तो उसको अच्छे से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि रेस्पिरेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो आपके रेस्पिरेशन या श्वसन दो प्रकार का होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन, वायुवीय श्वसन और अवायुवीय श्वसन। तो वायुवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन, ये नाम से क्लियर है कि ऐसा रेस्पिरेशन, ऐसा श्वसन जिसमें कि ऑक्सीजन की हमें जरूरत होगी। ठीक है, और ये रेस्पिरेशन आपसे पूछा जाता है कि कहाँ पे होता है, कौन सी जगह पर आपका वायुवीय श्वसन पाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि ये पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, इसके अंदर क्या हो रहा है, आपका एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रक्रिया हो रही है। ठीक है, पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है। इसकी रिएक्शन क्या हो जाती है, अगर मैं आपसे बात करूं कि इसकी रिएक्शन क्या होगी आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो C6H12O6 ये क्या हो जाएगा, इसका केमिकल ब्रेकडाउन हो जाएगा और क्या बना लेगा आपका CO2 प्लस वाटर और प्लस एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी किस फॉर्म में होगी, ये एनर्जी आपकी एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, और ये कहां पर हो रहा है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। ठीक है, और इसमें किसकी रिक्वायरमेंट है, इसमें रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की। तो ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये रिएक्शन हो रही है, इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की रिएक्शन। रिएक्शन आपसे नहीं पूछेंगे, आपसे मेन कहां से पूछा जाता है, मेन पूछा जाता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हुई, किस जगह हो रही है, तो माइटोकॉन्ड्रिया हो रही है। दूसरी बात है एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब अवायुवीय रेस्पिरेशन मतलब कि कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे रेस्पिरेशन की प्रक्रियाएं हैं जिसमें कि आपकी ऑक्सीजन की मात्रा या तो कम होगी या बिल्कुल नहीं होगी। आपको दो केसेस पढ़ने हैं, जब कम होगी तब हम एक तरह का रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, श्वसन पढ़ेंगे, और जब बिल्कुल नहीं होगी तो हम उस तरह का रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए दो केसेस क्या हुए, जिसमें कम है और किसमें, एक में बिल्कुल भी नहीं है। तो जिसमें नहीं है मतलब एब्सेंस ऑफ, एब्सेंस मतलब कि जरा भी नहीं है ऑक्सीजन, तो ऐसी कंडीशन को क्या बोल देते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। और ये कहाँ पाया जाता है आपका, ये एक तरह से अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की प्रक्रिया है, जिसमें जो कहाँ हो रहा है आपका यीस्ट सेल के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो पहली क्या कंडीशन हो गई एनारोबिक रेस्पिरेशन की, जो आपकी यीस्ट सेल के अंदर हो रही है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन आपका जरा भी नहीं है, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये प्रक्रिया हो रही है, किसमें, यीस्ट सेल के अंदर। तो ये क्या हो गया आपका, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन का एक फॉर्म हो गया, जिसमें कि ऑक्सीजन की जरा भी जरूरत नहीं है। इसका मतलब इसको बोल देते हैं कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये कहाँ हुई, ये यीस्ट सेल के अंदर हुई। अब आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आया है 2023 और 2022 के पेपर में, कि अगर जो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है ये सेल में, तो इससे क्या क्या चीजें, मतलब उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे ABC के फॉर्म में पूछी गई थी। तो पहली चीज तो आप जान लेंगे कि इन द एब्सेंस ऑफ होती है ऑक्सीजन। दूसरा पॉइंट आप क्या जानेंगे कि इसमें ये फर्मेंटेशन की प्रक्रिया आपके खाने वगैरह में भी यूज हो रही है, जो भी खमीर उठाने वाली चीजें हैं। तीसरी बात कि ये जो इसमें क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये बन रही है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस कोई भी डो है, कोई भी आटा है या ब्रेड का आटा है, इसको क्या कर रही है, इसके वॉल्यूम को बढ़ा रही है। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन जब होगा, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन किसमें हुआ, यीस्ट सेल में हुआ, जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं है। अब ये क्या क्या चीजें करेगी, आपका जो डो होगा उसके वॉल्यूम को
बढ़ा देगी, क्योंकि और क्या क्यों बढ़ाएगी, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का काम रहेगा वॉल्यूम को इंक्रीज कर देना, किसके, जो भी सामान में ये पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी यीस्ट सेल वाली। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो आपका मसल्स में होता है। अब मसल्स में हो रहा है, इसका मतलब इस वाली कंडीशन में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हम नहीं बोल सकते, तो हम क्या बोलेंगे फिर इस केस में, तो इस केस में हम बोलेंगे कि यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो हम बोल रहे हैं इसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई, किसकी, ऑक्सीजन की कमी। किस केस में, जब आपका मसल सेल की बात हुई। ये सेल में एब्सेंस थी, था ही नहीं। आपका माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा था। इसमें क्या होगा, मसल्स में आपका एब्सेंस, आपका लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो गई। ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है, सॉरी। और ये कब होता है, ये आपका तब जब आप रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, जब आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं विगरस, एकदम से उठे और एक्सरसाइज करने लगे, तो इसकी वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी की जो सेल्स है इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और इन ऑक्सीजन की कमी से आपके जगह जगह पार्ट्स में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी बुक में एक लाइन लिखी है कि अगर आपको क्रैम्प को हटाना है, हो सकता हो ये भी स्टेटमेंट में आ जाए, ठीक है, अगर आपको क्रैम्प को हटाना है जो आपका एक्सरसाइज के दौरान आ गया और उसमें एनारोबिक कंडीशन लग गई, जिसमें कि आपका लैक ऑफ ऑक्सीजन आ गया, तो आप क्रैम्प कैसे हटाएंगे। तो उस एनसीईआरटी की लाइन है कि आप या तो आप गर्म पानी से नहाएंगे, या फिर आप उस जगह का जहां पे आपको क्रैम्प है, जहां पे आपको एकदम से दर्द सा हो रहा है उस पार्ट में मसल्स के, तो वहां पे आप मसाज करेंगे। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं इसको, ये मैंने पूरी रिएक्शन के फॉर्म में आपको समझा दिया है। तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ। पहली कंडीशन, इसमें क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, और ये कहाँ हो रहा है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। ठीक है, दूसरी वाली रिएक्शन देखेंगे, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब है ही नहीं ऑक्सीजन, तो ये आपकी कहाँ होगी, ये आपकी यीस्ट सेल के अंदर होगी। तीसरी कंडीशन क्या है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है, तो ये आपकी कहाँ होगी, ये आपकी मसल सेल्स के अंदर होगी। ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखेंगे। अब देखेंगे क्या क्या बन रहा है, तो मैंने जैसे फर्स्ट रिएक्शन आपको दिखाई थी, सेम वही चीज यहाँ लिखी है कि CO2, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, तो CO2 प्लस वाटर प्लस ATP बन रहा है। सेकेंड वाले केस में देख लेते हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ये सेल के अंदर हो रहा है, इथेनॉल बन रहा है, और प्लस इथेनॉल मतलब एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल का एक फॉर्म है, CO2 प्लस वाटर, ये बन रहा है। फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या बन रहा है, लैक्टिक एसिड बन रहा है। यही लैक्टिक एसिड क्या होता है, आपके मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है, जो कि क्रैम्प्स को कॉज करता है। ठीक है, ये बात सब आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहां तक हमारी बात क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं ब्रीथिंग। इस वाले टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आया है, भर भर के क्वेश्चन आया है, बार बार रिपीट हुआ है। क्या, सिंपल, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, सांस लेना और सांस छोड़ना। इस वाले क्वेश्चन, इस वाले टॉपिक से बार बार मैंने देखा है कि 2022, 2023, 2021 सब में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो किस तरह के क्वेश्चन आए हैं कि आपसे पूछते हैं जब आप सांस ले रहे हैं तब क्या क्या प्रक्रियाएं होगी। खुद सोच के देखिएगा इस चीज को, थोड़ी सर्दी हो रही है तो खुद सोचकर देखिएगा कि क्या होगा। आप जब सांस ले रहे हैं तो सांस लिया, तो सांस लेने से क्या होगा, आपका सारा का सारा जो बाहर की एयर है वो आपके अंदर आ गई। ठीक है, ये बात याद रखेंगे, बाहर की एयर अंदर आई सांस लेने के दौरान। अब सांस लेने के दौरान बाहर की एयर अंदर आ रही है तो क्या क्या चीजें होंगी, तो आपका जो चेस्ट कैविटी है वो क्या होगी, एक्सपैंड होगी। जब अब एक्सपैंड होगी तभी तो सारी की सारी एयर अंदर फिल होगी, और जब ये चेस्ट कैविटी एक्सपैंड होगी, इसका मतलब रिब केज जिसके अंदर आपका चेस्ट, अब लंग्स प्रेजेंट होते हैं, ये क्या होगा, ये भी एक्सपैंड करेगा। साथ साथ आप क्या देख रहे हैं, ये बता रही हूं मैं आपको पहले। तो इनहेलेशन में क्या हुआ, चेस्ट कैविटी एक्सपैंड हुई, आपका पूरा 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 स्ट्रक्चर क्या है, एक्सपैंड हो गया, साथ ही साथ एयर क्या हो गई, फिल हो गई मैक्सिमम लेवल पे, और जो डायफ्राम होता है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब आप खुद सांस लेकर देखिए तो आपको ऐसा फील होगा कि आपके पेट के हिस्से का एरिया क्या है, थोड़ा ऊपर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, डायफ्राम ऊपर की तरफ, इस तरह से ऊपर की तरफ ऐसे हो जाता है, इसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं डायफ्राम का, और इसकी वजह से डायफ्राम मतलब ऊपर की तरफ आ गया। तो यही एक्टिविटीज आपको याद रखनी है जब आप सांस ले रहे हैं। जब आप सांस छोड़ेंगे तो इसकी जस्ट ऑपोजिट हो जाएगी, सांस छोड़ेंगे तो चेस्ट कैविटी वापस अंदर की तरफ आ जाएगी, जितनी एयर आपने लंग्स के अंदर ली थी सांस लेने के दौरान उतनी आप बाहर छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब अब क्या है, अब लंग्स के अंदर मिनिमम एयर प्रेजेंट है। साथ ही साथ खुद छोड़ के देखिए सांस, फोका,
तो क्या हुआ, डायफ्राम नीचे की तरफ हो गया, मतलब रिलैक्स कंडीशन में आ गया, नीचे की तरफ आ गया, मूव्स डाउन हो गया, एयर सारी की सारी बाहर हो गई। ठीक है, जितना मैक्सिमम एरिया चेस्ट कैविटी ने लिया था वो अब अपनी नॉर्मल स्टेट पे वापस आ गया। तो ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा गया है, तो इस पे आप ध्यान देंगे। आपका ब्रीथिंग का इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं श्वसन अंग। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के भी श्वसन अंग आपसे पूछे गए हैं, जैसे कि आपका वेल हो गया और आपका डॉल्फिन हो गया। तो पहला क्या है, वेल और डॉल्फिन, ये किससे करते हैं, इनका पार्ट ऑफ ऑर्गन क्या है जो श्वसन में हेल्प करता है, ये है लंग्स, फेफड़े। फिर बात कर लेते हैं शार्क्स की, तो शार्क्स गिल, शार्क, फिश और स्नेल। स्नेल, देखिए स्नेल से कंफ्यूज होंगे आप। स्नेल से आपको क्या लगेगा कि स्नेल जो है वो आपका स्किन से करता है श्वसन, पर स्नेल के लिए याद रखेंगे, बात ध्यान रखेंगे, नोट करेंगे कि जो स्नेल का श्वसन एरिया होता है वो भी गिल्स होता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कॉकरोच का। सबको पता होगा ट्रैकिया। अर्थवॉर्म का आपसे बार बार पूछा गया है कि अर्थवॉर्म कहाँ से श्वसन करता है, तो वो अपनी स्किन से करता है, और इसकी स्किन मॉइस्ट इसीलिए होती है जिससे कि रेट ऑफ एक्सचेंज गैसेस का इजीली हो पाए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फ्रॉग। तो फ्रॉग 3 जगह से श्वसन करता है। देखिए पहला क्या हो जाएगा, उसका लंग्स, दूसरा क्या हो जाएगा उसका स्किन, तीसरा क्या हो जाएगा उसकी माउथ की लाइनिंग। ठीक है, 3 जगह से श्वसन कर सकता है, स्किन से, लंग से और माउथ की लाइनिंग से। तो ये पॉइंट्स भी आप इसके याद रखेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हमारा आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जब हम सांस लेते हैं और जब हम सांस छोड़ते हैं तो उस दौरान क्या कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आपका उत्तर हो जाएगा कि आप ऑक्सीजन तो ले ही रहे हैं, साथ ही साथ आपकी कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर आ रही है, और जब आप एक्सहेल आउट करते हैं तब आपकी ऑक्सीजन भी निकलती है, साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल ही रही है जब आप सांस छोड़ रहे हैं। तो सांस छोड़ने के साथ साथ ऑक्सीजन भी बाहर निकलती है। तो अब साइड में एक चार्ट देखिए बना हुआ, आपको ये चार्ट याद रखना है बहुत अच्छे से। ठीक है, इस चार्ट को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा कि सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन भी आ रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आ रही है, सांस छोड़ने के दौरान आप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, साथ ही साथ आप ऑक्सीजन भी दे रहे हैं, और जो परसेंटेज है आप इस परसेंटेज को याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमारा ब्रीथिंग, हमारा रेस्पिरेशन, ये पूरा चैप्टर खत्म होता है। आपसे इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे, अभी तक तो नहीं पूछा गया, आगे गॉड नोज। उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर कर लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमको पढ़ना है मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। साथ ही साथ बहुत मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, आर्टरीज, धमनी और शिराओं में आपसे अंतर पूछते हैं। और अंतर आपसे कैसे पूछेंगे, सेम वही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस रहते हैं, इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको याद रखना है। ठीक है, हमको इसमें ये पढ़ना है। साथ ही साथ कितने चैम्बर्स होते हैं हार्ट में ये पूछते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में कितने चैम्बर होते हैं ये पूछा जाता है, प्लस आपका एक फ्लोचार्ट पूछते हैं जो कैसे होता है, किस चीज का, आपका हार्ट का, कि कैसे ब्लड कहाँ पहले एंटर हो रहा है, फिर कहाँ जा रहा है और कैसे वो बाहर आ रहा है। तो मतलब एक तरह से कि आपका पूरा ब्लड का फ्लो, जो ब्लड पंप होता है आपके हार्ट में, उस पूरे प्रोसेस को पूछते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पूरे स्टेप्स लिख देंगे इधर उधर करके, मिसमैच करके, आपको उसको अच्छे से अरेंज करके उनको बताना होगा। तो चलिए आइए देख लेते हैं इस चैप्टर को। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करा करिए, और आपके कमेंट्स का मुझे बहुत वेट रहता है, प्लीज कमेंट करा करिए। कमेंट करने से ये समझ में आता है कि चीजें समझ में आ भी रही हैं कि नहीं आ रही हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, संचार प्रणाली में। तो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड आपसे पूछा जाता है, तो कंपोनेंट ऑफ ब्लड में ब्लड में सबसे पहला हो जाएगा आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा कितना होता है आपका 55%। अब ये सोच लीजिए, जितनी भी अच्छी चीजें, जितनी भी चीज आप सोच सकते हैं वो सब चीजें आपकी प्लाज्मा में होती हैं प्रेजेंट। जैसे आपका वाटर किस में प्रेजेंट है, प्लाज्मा में प्रेजेंट है। आयंस किस में प्रेजेंट है, प्लाज्मा में प्रेजेंट है। प्रोटीन्स किस में प्रेजेंट है, प्लाज्मा में प्रेजेंट है। न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, गैसेस, तो मतलब सब चीजों को मिलाकर क्या बन जाता है, प्लाज्मा, जो कि येलो कलर का, येलोइश कलर का होता है, और आपकी बॉडी का, आपके ब्लड का 55% ऑफ वॉल्यूम वो कवर करता है। ठीक है, चलिए अगली बात कर लेते हैं आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। मुझे शायद बताने की भी जरूरत नहीं है कि आरबीसी का क्या फंक्शन होता है, ये आपको पता है। डब्ल्यूबीसी का क्या रोल हो जाएगा, डिशन डिशम करना। डिशन डिशम करना मतलब
लड़ाई करना, किससे लड़ाई करना? कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट आया, कोई भी फॉरेन आपका बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी ऑर्गेनिज्म आया, तो उस ऑर्गेनिज्म से आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगी और वो उससे अगली बार उससे अटैक होगा तो वो आपकी बॉडी को सेव करेगी। ठीक है, तो ये किसका काम हो जाएगा? व्हाइट ब्लड सेल्स। आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया जो मैंने 2 पेपर्स में देखा साथ ही साथ। क्या क्वेश्चन था वो? कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, इसकी शेप पूछी थी। ठीक है, तो आरबीसी का आपको शेप याद रखनी है। आरबीसी की शेप हो जाएगी डिस्क शेप, कुछ ऐसी चपटी सी होती है आरबीसी। और आपकी जो इसका डब्ल्यूबीसी का शेप होगा, तो इसके लिए पूछा जाता है क्या वो बदल सकता है अपना शेप? यस, वो अपना शेप बदल सकता है। तो आरबीसी के शेप्स के बारे में पूछते हैं कि आरबीसीज दे कैन चेंज देयर शेप, वो अपना शेप जो है बदल सकते हैं, इसलिए वो क्या है? डब्ल्यूबीसीज है। अगर मैंने आरबीसी बोल दिया हो तो आप उसको देख लीजिएगा। आरबीसी डिस्क शेप की होती है, चपटी सी, और डब्ल्यूबीसीज होते हैं वो अपनी शेप को, अपनी आकार को बदल सकते हैं। ये पॉइंट आपको नोट करना है। अब बात कर लेते हैं प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? ये आपकी जो ब्लड है, अगर कहीं से स्क्रैच लग गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, गिर गए, चोट लग गई, तो आपका ब्लड फ्लो होने लगता है। अगर प्लेटलेट्स नहीं प्रेजेंट होगा ब्लड में, प्रॉपर उसकी कंसंट्रेशन नहीं होगी, तो आपके जो ब्लड का फ्लो वो कंटिन्यू होता रहेगा और पर्सन की डेथ हो जाएगी ब्लड लॉस की वजह से। तो इसीलिए क्या प्रेजेंट होता है? प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि काम क्या करता है, इनका रोल क्या होता है? ब्लड की क्लॉटिंग करना। अब 2 चीज आपको याद रखनी है इसमें। एक तो आपका कैल्शियम +2 मतलब कैल्शियम आयंस की आवश्यकता होती है, और अगर मैं विटामिन की बात करूं तो विटामिन के की आवश्यकता होती है। किसमें? ब्लड क्लॉटिंग के दौरान। ठीक है, ये पॉइंट्स भी एक्स्ट्रा थे, मैंने आपको बता दिए। अब बात कर लेते हैं आर्टरीज और वेन्स, धमनी और शिराएं, जिससे आपसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो आर्टरीज का काम क्या है? सबसे पहली बात जान लेंगे कि आर्टरीज क्या होती हैं। धमनियां, धमनियां आपकी हमेशा ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती हैं, पर एक अपवाद है जो आपके एग्जाम में आपसे पूछते हैं। स्टेटमेंट कैसे दे देंगे कि ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, ये स्टेटमेंट हो गया। अब आपको नीचे और बाकी स्टेटमेंट के साथ इनको मैच करना है। जैसे कि पहला स्टेटमेंट हो गया कि ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, दूसरा स्टेटमेंट दे देंगे कि आर्टरीज आर थिक वॉल्व, तीसरा स्टेटमेंट दे देंगे आर्टरीज डू नॉट हैव वॉल्व। तो अब आपको इन 3 स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो आपको चुननी है। तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट ही रॉन्ग हो जाएगी। क्या? कि सारी आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी नहीं करती हैं, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी ही सिर्फ एक ऐसी आर्टरी है, फुफ्फुस धमनी सिर्फ ही ऐसी धमनी है जो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस बात को याद रखेंगे और नोट करेंगे। ठीक है, अभी जब मैं हार्ट का आपको स्ट्रक्चर बताऊंगी तब मैं इस चीजों को रिपीट कर दूंगी, अच्छे से आपको लिखवा दूंगी, तो आप उसकी चिंता मत करिए, बस आप सुनते जाइए, बस आप सुनते जाइए। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्टरीज की। तो ये जो आर्टरीज होती हैं ये कैरी क्या करती हैं? चलिए मैं आपको पहले बताती हूँ, फिर मैं आपको इधर से पढ़ के बताऊंगी। जो आर्टरीज का काम क्या होता है? ये ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती हैं, और ये कहां से कहां ब्लड को लेके जाती हैं। तो आप याद रखेंगे, ये ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी लेकर जाती हैं। कैसे? ये आपका हो गया, हम जब हार्ट की बात कर रहे हैं तो रेड कलर यूज करते हैं। तो ये हार्ट से कहां लेके जा रही है? ये हार्ट से लेके बॉडी तक लेकर जा रही है। कौन? आर्टरी। आर्टरी क्या कर रही है? दे कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू अदर बॉडी पार्ट्स। हार्ट से लेकर बॉडी पार्ट्स तक ये ब्लड को लेके जा रही है। मतलब इसका मतलब कि जो आर्टरी है दे टेक ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। हार्ट से दूर लेके जा रही है किसको? ब्लड को। याद करेंगे, आर्टरीज ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जा रही है, इस बात को याद रखेंगे। आर्टरीज हार्ट से ब्लड को दूर लेकर जा रही है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टू बॉडी ऑर्गन्स। दूसरा बात हो गई कि जब हमारा ब्लड ऑक्सीजन रिच है तब ब्लड क्या होगा? बहुत ही फास्ट फ्लो करेगा। आप इसको याद इस तरीके से रख सकते हैं, क्योंकि इस ब्लड में ऑक्सीजन है तो हर सेल्स को ऑक्सीजन की जरूरत है, तो हर सेल जल्दी से कूद के आएगी और कूद के क्या है? ऑक्सीजन दे दे भाई, दे दे भाई, ऑक्सीजन दे दे भाई, दे दे भाई। बस आप इस तरीके से याद रखिए जिससे आप कंफ्यूज नहीं हो एग्जाम में कि वेन्स फास्ट फ्लो करती है ब्लड को कि आर्टरीज। आर्टरीज क्योंकि ऑक्सीजन रिच है, अब अपने सारे सेल्स उससे जल्दी से ब्लड मांगेंगे, दे 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 भाई, जल्दी से दे दे ऑक्सीजन रिच ब्लड। तो आर्टरीज में इसलिए ब्लड जो है बहुत ही फास्ट फ्लो करता है और
साथ ही साथ हाई प्रेशर के साथ फ्लो करता है, क्योंकि उसको बहुत तेजी से जाना होता है। उसके अलावा आर्टरीज की वॉल थिक होती है। अब खुद सोचिए, कोई चीज बहुत तेजी से दौड़ रही है, बहुत ही उच्च दाब है उसके अंदर, तब उसका मतलब उसकी वॉल्स को भी तो बहुत थिक होना पड़ेगा, नहीं तो वॉल्स फट जाएंगी। तो ये पॉइंट्स आप इस तरीके से, आप इस फनी वे से याद रख सकते हैं। आपका काम है एग्जाम में क्वेश्चन को सही करके आना। ठीक है, तो आपकी क्या हो गई, ब्लड हाई प्रेशर से फ्लो करता है, वॉल्स थिक हो गई। अब इसके बाद एक और पॉइंट रहता है कि इसमें वॉल्स नहीं होते हैं। वॉल्स मतलब कि बैकफ्लो के लिए, अगर बैकफ्लो होगा तो उसके लिए ऐसे वॉल्व लग जाता है, जिससे कि बैकफ्लो ना हो, मतलब वापस ना आए ब्लड और ब्लड आगे की तरफ बढ़ता चले जाए। पर इसमें क्योंकि इतनी फास्ट से फ्लो कर रहे हैं, सारी सेल्स पीछे पड़ी हैं, भाई दे दे भाई ऑक्सीजन रिच ब्लड दे दे, तो उसको बैकफ्लो का टाइम ही नहीं मिलता, वो तो आगे बढ़ती चली जाती है। आपको याद करने का तरीका था। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारी शिराएं, वेन्स। वेन्स क्या हो जाएंगे, जस्ट ऑपोजिट आप कर लीजिए। सबसे पहली बात है कि वेन्स हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जितना भी है शरीर का, वो कहाँ लाती हैं, बैक टू हार्ट। मतलब आर्टरीज क्या कर रही है, अवे, दूर लेके जा रही है, और वेन्स क्या कर रही हैं, शिराएं क्या कर रही हैं, वापस लेकर आ रही हैं कहां पर, आपके हार्ट में, जिससे कि उसका प्रॉपर ऑक्सीजनेशन हो सके, उसकी पंपिंग हो सके। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि वेन्स जो होती हैं ये थिन वॉल्ड होती हैं, साथ ही साथ वेन्स में जो ब्लड फ्लो होता है बहुत ही लो प्रेशर में होता है, स्लो होता है। क्यों, खुद ही सोचिए, किसी बच्चे को डांट पड़ी है, किसी बच्चे को क्लासरूम से प्रिंसिपल के पास भेजा जा रहा है, तो वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे ही जाएगा ना, क्योंकि वो तो वैसे ही खराब है, मतलब उसने गलती करी है, उसके पास उसको डांट पड़ी है। तो आप इसी से इसको रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि वेन्स के पास आपका खराब ब्लड है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को उसको हार्ट के पास लेने के जाना है, जो कि हार्ट आपका प्रिंसिपल है, तो उसके पास वो डर डर के जा रहा है, कि धीरे धीरे जा रहा है, लो प्रेशर के साथ जा रहा है। इसीलिए आपकी वेन्स, आपकी शिराएं की जो वॉल्स होती हैं, दीवार होती है, वो थिन होती है। अब ये वापस ना ब्लड फेंक दे। होते हैं ना कुछ बच्चे कि प्रिंसिपल के पास भेजा जाता है, पर वो वापस आ जाते हैं, क्लास वाले रुक जाओ यार, डांट पड़ेगी, वापस आ जाओ। तो वेन्स के लिए इसलिए वॉल्स प्रेजेंट होते हैं कि भाई तुम बैक फ्लो मत आ जाना, तुम सीधे चलते चले जाओ। तो वेन्स के लिए वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, थिन वॉल्ड होती हैं, ब्लड स्लो फ्लो करता है, लो प्रेशर के साथ फ्लो करता है, और ब्लड आपका कहां से कहां फ्लो करेगा, फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू आपका हार्ट, मतलब आप हार्ट की तरफ ब्लड को लेके जा रहे हैं, कौन, वेन्स। इतनी बात आपको सब लोग होगी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपना स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट और कैसे उसमें ब्लड का फ्लो हो रहा है। ये पॉइंट्स भी आप नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको मुझे रब करना पड़ेगा। देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात आ जाती है कि जो ह्यूमन का हार्ट होता है ये 4 चैम्बर्स का होता है। तो हमको चैम्बर ऑफ हार्ट्स पढ़ने हैं कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के कितने चैम्बर ऑफ हार्ट्स होते हैं। जैसे कि ह्यूमंस का कितना हो गया, 4 चैम्बर। 4 चैम्बर मतलब कैसा हो गया, ये पहला चैम्बर, ये दूसरा चैम्बर, ये तीसरा चैम्बर और ये चौथा चैम्बर। तो ये 4 चैम्बर हो गए, जिसमें कि आपके 2 क्या हो जाएंगे, 2 आपके अलिंद हो जाएंगे और 2 आपके निलय हो जाएंगे। इससे क्या मतलब हुआ, तो चैम्बर्स किस तरह से आप देखेंगे, तो चैम्बर में आपके 2 क्या हो गए, 2 ऑरिकल हो गए, और 2 क्या हो गए, 2 वेंट्रिकल हो गए। ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, 2 ऑरिकल मतलब 2 हो गए अलिंद, और 2 हो गए आपके निलय। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये आपके 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट होते हैं ह्यूमंस में। अब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में देख लेते हैं कितने चैम्बर ऑफ हार्ट्स हैं। जैसे कि फिश में कितने चैम्बर ऑफ हार्ट है, ये आपको चार्ट याद करना पड़ेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिश में कितने चैम्बर ऑफ हार्ट्स है, 2। एम्फीबियंस में जो उभयचर है और आपके सरीसृप है, ये इसमें कितने हैं, आपके 3। ठीक है, फिर क्रोकोडाइल आपका एक तरह से है तो रेप्टाइल, पर ये एक एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है, इसके पास 4 चैम्बर ऑफ हार्ट होता है। ठीक है, जितने भी बर्ड्स हैं, जितने भी आपके स्तनधारी हैं, चिड़िया स्तनधारी उड़ने वाले, तो ये क्या हो जाएंगे, इनके में भी 4 चैम्बर ऑफ हार्ट्स होंगे। तो ये आपको चार्ट याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आइए अब डायग्राम देख लेते हैं कैसे फ्लो ऑफ ब्लड आपके हार्ट में होता है। सबसे पहली बात होती है कि जो भी हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, याद रखेंगे बात, मैं इम्प्योर ब्लड की बात नहीं कर रही हूँ। इम्प्योर ब्लड आपका किडनी में जाता है, यहां मैं बात कर रही हूँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऐसा ब्लड जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन रहित ब्लड। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका कहाँ आएगा, ध्यान से आप स्ट्रक्चर को देखते जाएंगे। आपका क्या है, मैंने क्या बोला, डीऑक्सी
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आपका यही सारा काम करता है। ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका सर से भी आ रहा है और आपका पैर से भी आ रहा है। जो सर से आ रहा है वो आपका कहां चला जाएगा, वो आपका एंटीरियर वेना केवा में जाएगा। एंटीरियर मतलब ऊपर वाला आपका ऊपर वाली महाशिरा में जाएगा। कौन? आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो सर से आ रहा है। और जो पैर की तरफ से ऊपर आ रहा है हार्ट की तरफ, वो आपका पोस्टीरियर पार्ट हो गया। ठीक, तो ये नीचे से आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऊपर से भी आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और दोनों कहाँ मिल रहे हैं? आके हार्ट में मिल रहे हैं, ऊपर से भी और नीचे से भी, ऑक्सीजन रहित ब्लड। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं। अब ब्लड हमारा एंटर हो गया, इधर से एंटर हुआ, आप एरो को देखते जाएंगे ध्यान से, और यहां से भी एंटर हो गया अंदर, तो दोनों तरफ से एंटर हो गया। तो इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पे एंटर होगा इस चैम्बर में, ये एंटर होगा इसी चैम्बर में। तो पीछे से इसकी नस जा रही होती है, तो ये एंटर हो गया यहाँ। जब ये सारा ब्लड यहाँ पे भर जाएगा तो ये आपका चैम्बर कैसा है? ये आपका फर्स्ट चैम्बर है। ध्यान से सुनते जाएंगे बातों को। ये आपका चैम्बर कैसा है? फर्स्ट चैम्बर। तो ये यहाँ पे क्या है? मतलब आपका राइट अलिंद जो है आपका, इसमें यहाँ पे ब्लड भर रहा है। कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और इसके भरने के दौरान ये यहाँ पे जो वॉल्व है, कपाट है, ये बंद हो जाएगा। ट्राइकस्पिड कपाट जो है ये बंद हो जाएगा। इसकी वजह से सारा का सारा ब्लड आपके पहले चैम्बर में भर जाएगा। ठीक है, पहले चैम्बर में आकर ब्लड भर गया। अब जैसे ही यहाँ पे पूरा ब्लड भर जाएगा, ये कपाट खुल जाएंगे। अब ये सारा का सारा ब्लड क्या है? इधर से नीचे आ जाएगा और निलय में, मतलब आपका राइट जो आपका निलय है, इसमें अब ये ब्लड आ गया। अब जैसे सारा का सारा ब्लड यहाँ भरेगा, अब ये कहां से चला जाएगा? अब ये ब्लड यहाँ से ये होता हुआ ये इधर चला जाएगा। ठीक है, इसको मैं ब्लू कलर से दिखाऊं तो आपको ज्यादा अच्छे से दिखेगा। तो ये ब्लड यहाँ से आया, ये यहाँ पे फिल हो गया। अब ये यहाँ पे इस वाले पाइप में गया। अब ये पाइप कौन सा है? ये आपकी है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, मैंने आपको क्या बताया था अभी कि पल्मोनरी आर्टरी ही एक ऐसी आर्टरी है जो कि कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसे ही पल्मोनरी वेन ही एक ऐसी वेन है जो कि कैरी करती है ऑक्सीजन युक्त ब्लड। ठीक है, फुफ्फुस धमनी ही ऐसी धमनी है जो कैरी करती है आपका ऑक्सीजन रहित ब्लड। और जो फुफ्फुस शिरा है वो ही एकमात्र शिरा है जो कैरी करती है ऑक्सीजन युक्त ब्लड। इस बात को याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जो ऑक्सीजन रहित ब्लड है ये एंटर कर गया पल्मोनरी फुफ्फुस धमनी में, और फुफ्फुस धमनी में ये बाहर निकलेगा और ये कहाँ लेके जाएगा? कौन इसको ऑक्सीजनेशन करेगा? कौन इसको ऑक्सीजन देगा इस ब्लड को? यहाँ पे आगे पड़ा हुआ है क्या? लंग्स। ये लेके जाएगा कहाँ पे? लंग्स पे। और लंग्स में क्या होता है? ऑक्सीजन का ऑक्सीजन दे देगा लंग्स और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। तो यहां से क्या हुआ? ये जो ब्लड ऑक्सीजन रहित था ये अब क्या हो गया? ये आपका ऑक्सीजन युक्त ब्लड हो गया। तो यहां से इसके लिए रेड कलर से दिखा रही हूं, तो ये आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड हो गया। अब ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ आएगा वापस? आपका इस वाले पाइप में आएगा। इस पाइप का नाम आपका पल्मोनरी वेन है, जो कि अपवाद था कि पल्मोनरी वेन ही एक ऐसी वेन है, या फुफ्फुस शिरा ही एक ऐसी शिरा है जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड को लेती है। अब वापस से कहाँ आ जाएगा? ये ब्लड आपका इधर से होता हुआ आपका राइट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल में आएगा। जब ये सारा ब्लड यहाँ पे ऐसा फिल हो जाएगा जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड है, अब तब तक ये क्या है? ये बंद हो जाएंगे। यहाँ पे कपाट जो बाइकस्पिड कपाट है ये बंद हो जाएंगे। जैसे ही सारा ब्लड यहाँ पे फिल हो जाएगा, आपका ये ब्लड नीचे उतर आएगा। अब नीचे उतरने के बाद ये ब्लड फिर इधर से इधर फ्लो करेगा। ये किधर फ्लो कर रहा है? अब ऑक्सीजन युक्त ब्लड हो गया। ऑक्सीजन ब्लड युक्त ब्लड वापस से हार्ट के अंदर आ गया। अब इसको सारे अंगों के पास जाना है, सारे पार्ट्स पे, बॉडी पार्ट्स के पास जाना है। तो अब ये कहाँ जाएगा? अब ये महाधमनी के द्वारा, जिसको एओर्टा बोलते हैं, एओर्टा बोलते हैं, इस महाधमनी के द्वारा ये सारे बॉडी पार्ट्स तक चला जाएगा। ठीक है, ये सारे बॉडी पार्ट्स तक गया। सारे बॉडी पार्ट्स क्या करेंगे? ऑक्सीजन को यूज कर लेंगे और फिर से क्या हो जाएगा? यहां से ये डीऑक्सी ब्लड हो जाएगा, डीऑक्सी ब्लड होगा। अब जैसे ही डीऑक्सी ब्लड कहाँ आया? आपका सारे बॉडी पार्ट्स में। तो फिर से क्या प्रक्रिया हो जाएगी? ये जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड है ये सेम यहाँ से ऐसा, मतलब ये बन गया वापस से। अब फिर से ये साइकिल चलती रहेगी। तो ये आपकी साइकिल थी किसकी? ब्लड फ्लो की, ब्लड पंप की। किस तरह से आपके हार्ट के अंदर ब्लड का पंप हुआ। अब ये तो बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन हो गया क्लास 10th के लेवल का। अब आपके एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आता है उसको ध्यान से सुनिएगा। इसको मैं सब रब कर दे रही हूँ। आपको जो याद रखने वाली बात है इसको जरूर अच्छे से याद रखिएगा।
सबसे पहली बात है कि आपको क्या याद रखना है, आपको एक फ्लो चार्ट याद रखना है। तो सबसे पहली बात क्या है कि आपका कौन सा हुआ, ये पोस्टीरियर वेना केवा और एंटीरियर वेना केवा। तो अब आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि वेन क्या कर रही है, वेन कैरी कर रही है आपका डीऑक्सी ब्लड, जो ऑक्सीजन रहित ब्लड है, और ये कहां लेके जा रही है, ये हार्ट पे लेके जा रही है। हार्ट में क्या हो रहा है, हार्ट ने इसको दे दिया, अब हार्ट से ये ब्लड क्या होगा, आपका लंग्स पर जाएगा। लंग्स क्या करेंगे, इसको ऑक्सीजन रिच बनाएंगे। ऑक्सीजन रिच बनाने के बाद जब ये ऑक्सीजन रिच बन गया तो ये वापस से हार्ट के पास जाएगा, और हार्ट ऑक्सीजन रिच बना, फिर वापस से हार्ट के पास गया, तो हार्ट फिर क्या कर देगा, अब इसको हार्ट भेज देगा किसके पास, बॉडी पार्ट्स के पास। ठीक है, और बॉडी पार्ट्स इसके सारे के सारे ब्लड को, जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड है, इसको यूज कर लेंगे। ये तो मैंने आपको सिंपल फ्लो चार्ट बताया कि कैसे सिर्फ वेन से आया हार्ट, और हार्ट से कैसे गया लंग्स, लंग्स से फिर वापस से हार्ट में आया, और हार्ट से ब्लड बॉडी पार्ट्स तक चला गया। अब मैं इसमें आर्टरीज और वेन्स को भी इन्वॉल्व कर रही हूं। अभी तक इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा ये टिपिकल है, आपको लग रहा होगा, पर इसको सुनेंगे अच्छे से तो इसको चीजें आपकी समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहली बात क्या थी, वेन्स। वेन्स मतलब आपकी ये शिराएं। तो शिरा क्या कर रही थी, ये आपकी डीऑक्सी युक्त ब्लड था, डीऑक्सी ब्लड था। ये कहां लेकर आ रही थी, ये हार्ट पे लेके आ रही थी। हार्ट में क्या कर रहा था, हार्ट में गई ये अंदर। अब यहां से क्या हुआ, पल्मोनरी आर्टरी, ये कैरी कर रही थी क्या, डीऑक्सीजन युक्त ब्लड, और ये पल्मोनरी आर्टरी जाकर किसको दे रही थी, आपका भी ब्लड कैसा है, आपका ब्लड डीऑक्सी ही है, डीओ लिख रही हूं मैं इसलिए। ये डीऑक्सी ब्लड किसको दे रही थी, ये आपके लंग्स को दे रही थी। जैसे ही इसने लंग्स को दे दिया क्या, डीऑक्सी युक्त ब्लड, अब यहां से क्या हो गया, यहां से इसका ऑक्सीजनेशन हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। अब ये क्या हो गया, ये आपका ऑक्सी युक्त ब्लड हो गया, ऑक्सी ब्लड हो गया। ठीक है, अब ऑक्सी ब्लड कौन वापस लेके आ रहा था, ऑक्सी ब्लड यहाँ पे लंग से ऑक्सी रिच हो गया, कौन लेके आ रहा था, फुफ्फुस शिरा। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे फुफ्फुस शिरा या पल्मोनरी वेन आपकी ऑक्सीजन युक्त ब्लड कहां लेकर आ रही है, बैक लेके आ रही है हार्ट पे, और हार्ट इसको किसको दे दे रहा है, आपकी महाधमनी को दे दे रहा है, जिसको आप एओर्टा बोलते हैं। और ये एओर्टा क्या कर रहा है, सारे बॉडी पार्ट्स तक ब्लड को, जो कैसा है अब आपका ब्लड, ऑक्सी ब्लड है, ओबी, ऑक्सी ब्लड है, ओबी, ऑक्सी ब्लड है, ओबी, ये सारे बॉडी पार्ट्स को दे दे रहा है। यहां सारे बॉडी पार्ट्स ऑक्सीजन को यहां पे क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को यूज कर ले रहे हैं। अब ये क्या हो गया, अब वापस से यहां से जो ब्लड निकलेगा ये आपका डीऑक्सी ब्लड निकलेगा। अब ये डीऑक्सी ब्लड कहां चला जाएगा, वापस से वेन्स में चला जाएगा। कैसा ब्लड हो गया, अब ये डीऑक्सी ब्लड हो गया। ठीक है, डीऑक्सी ब्लड वापस से वेन्स के द्वारा, ये सेम यही प्रोसेस चलता रहेगा। तो यही आपसे एग्जाम में पूछा गया था, इस चार्ट को आप समझ लेंगे। ठीक है, इस चार्ट को आप एक बार और रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम एक्सक्रीशन की तरफ। हमारा अब टॉपिक रह गया एक्सक्रीटरी सिस्टम, बहुत कम रह गया, अब आपका 10 मिनट का वीडियो रह गया होगा। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम कर लेते हैं, और साथ ही साथ हार्मोन्स कर लेते हैं। जो मेरे व्यूअर थे जिनका डाउट था, ये पूरा डाउट सेशन ही है एक तरह से, जो कि मैंने एक रिवीजन पार्ट में कन्वर्ट कर दिया है। तो आप सबका भी इसमें फायदा हो जाएगा। और शुभम एक करके हैं व्यूअर, उन्होंने ये डाउट पूछा था, तो उनका भी ये क्लियर हो गया होगा, आई होप। चलिए अब बात करते हैं हम अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम। और पहली बात है, उत्सर्जन प्रणाली से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वही मैंने यहाँ इंक्लूड किया है। मेरा पूरा वीडियो ऐसे ही है, जैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी ढंग से मैंने इसको फ्रेम किया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो उत्सर्जन प्रणाली में सबसे पहली बात है, जो आपसे बार बार पूछते हैं कि एनिमल्स में क्या वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उनके नाम पूछे जाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको एक अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो जब बनाया था, तो उसमें भी याद करवाया था, एक तरीका था, फनी वे था। आइए उस तरीकों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात आ जाती है कि एक्वाटिक एनिमल्स, जो हमारे जलीय जीव हैं, जितने भी जलीय जीव हैं, वो क्या करेंगे, वो अमोनिया रिलीज करते हैं एज अ वेस्ट प्रोडक्ट।
ठीक है। उसके बाद जो मैमल्स है, स्तनधारी या उभयचर है, शार्क्स है, ये क्या रिलीज करती हैं, ये यूरिया रिलीज करती हैं वेस्ट प्रोडक्ट की तरह। ये आपको याद करना है, एग्जाम में पूछते हैं आपको मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद बात आती है बर्ड्स, इंसेक्ट और रेप्टाइल्स। तो ये सारे जीव कैसे हैं, उड़ने वाले, उड़ी, उड़ने वाले। तो हम एक मूवी थी, उरी मूवी आई थी, ये मूवी क्या था, एयर की स्ट्राइक करी थी और सारा जो आतंकवादी थे उनको मार डाला था। किसमें, उरी मूवी में उड़कर एयर स्ट्राइक करी थी। तो इसका मतलब जितने भी उड़ने वाले जीव हैं, रेप्टाइल्स हो गए, चाहे बर्ड्स हो गई, चाहे आपके इंसेक्ट्स हो गए, तो ये क्या रिलीज करते हैं, उरी से हो गया यूरिक एसिड, ठीक है। ये आपको याद करने का सिर्फ एक तरीका है, क्योंकि आपको मैमल्स का तो पता ही होता है कि यूरिया, क्योंकि हम भी मैमल्स के अंदर ही आते हैं, तो हम भी यूरिया ही वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। पर तो आपका कंफ्यूजन अमोनिया और आपका यूरिक एसिड में ना हो जाए, तो आपका उरी, उरी का हमला, उड़ने वाला, उड़ने वाले तो सारे जीव, ये क्या करेंगे, रिलीज यूरिक एसिड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करेंगे, ठीक है। और आपका एक्वेटिक एनिमल, सारे जलीय जीव में आ गए, अमोनिया रिलीज करने वाले लोग। अब बात कर लेते हैं मानव उत्सर्जन प्रणाली। इससे आपके क्वेश्चंस बहुत आसान आते हैं, आपको स्टेप्स पूछते हैं। हर क्वेश्चन में आपको ABCD वाले ही फॉर्म देखने को मिलेगा या XYZ का फॉर्म देखने को मिलेगा। तो आइए इसके स्टेप्स देख लेते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले जान लेते हैं किडनी का काम क्या होता है। तो किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना, और हार्ट का काम क्या था, ब्लड को पंप करना। इस चीज में कंफ्यूज नहीं होंगे, हार्ट में ऑक्सीजनेशन की प्रक्रिया का पूरा प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे एक्सेस जो भी वेस्ट है उसको रिमूव कर रहे हैं, तो ये सब प्रक्रिया यहाँ पर होंगी। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होगा और वो ब्लड फिल्टर होकर यूरिन बन जाएगा और यूरिन हमारा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आइए अब देख लेते हैं। तो मानव उत्सर्जन प्रणाली, मैंने आपको डायग्राम भी इधर ड्रॉ किया हुआ है। तो इसमें क्या होता है, ये क्या हो गई आपकी पेयर ऑफ किडनी 1 और 2। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, कौन कौन से मानव उत्सर्जन प्रणाली में कौन कौन से अंग ऐसे हैं जो कि आपके पेयर्स में है, ठीक है। तो आपका क्या क्या पेयर में हो जाएगा, एक तो किडनी, आपके गुर्दे जो है वो गुर्दा आपका पेयर में हो जाएगा, साथ ही साथ यूरेटर, यूरेटर मतलब कि आपका मूत्रवाहिनी, ये मूत्रवाहिनी भी क्या है, ये आपकी पेयर्स में है, मतलब 1 और 2, 1 और 2 काउंट कर सकते हैं। तो आपकी दो चीजें इसमें पेयर में होती हैं, एक आपके गुर्दे और एक आपकी मूत्रवाहिनी, जिसको आप यूरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लड आएगा, यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है और फिर फिल्टर होके ये जब ब्लड यूरिन का फॉर्म कर लेता है, जब ब्लड यूरिन का फॉर्म कर लेता है, ध्यान देंगे, तब ये जाकर यूरेटर में आता है और यूरेटर में आकर ये एक तरह से पैसेज है जो कि किडनी से आपके ब्लैडर, जिसको आप बोलेंगे मूत्राशय, तो मूत्राशय में जहां यूरिन आकर, जहां पे मूत्र आकर इकट्ठा होता है, तो उसके बीच का ये पैसेज है जो कि इसको लेकर आ रहा है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा वो पॉइंट है, मूत्र मार्ग है, जहां से यूरिन आप एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, ठीक है। अब आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछता है, ये स्टेप्स है, इसमें आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। मैं साइड हट जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 2 बार ये फ्लो चार्ट पूछा गया है और ये 2 बार में क्या है, इसको ऊपर नीचे लिखा हुआ होता है और आपको ABCD के फॉर्म में इसको आपको अरेंज करना होता है, ठीक है। तो आप आइए देख लेते हैं इसका। तो सबसे पहली बात है कि जब ब्लड आ रहा है, ब्लड कहाँ आ रहा है, आपका किडनी में आ रहा है, तो उस ब्लड में वो क्यों आ रहा है, किडनी में, आपके गुर्दे में क्यों आ रहा है आपका रक्त, जिससे कि आपके हार्मफुल जो खराब है चीजें और जो यूजफुल चीजें हैं उनको अलग अलग कर लिया जाए। जो हार्मफुल पदार्थ हैं, जो खराब पदार्थ हैं और जो आपके उपयोग वाले पदार्थ हैं, उनको आप अलग अलग कर सके। तब इसमें क्या होता है, सबसे पहली बात कि जैसे ही किडनी में ब्लड आता है तो जो हार्मफुल वेस्ट है वो अलग हो जाएगा और जो यूजफुल वेस्ट है वो अलग हो जाएगा। तो यूजफुल वेस्ट का काम क्या होगा, देखो जैसे ही ब्लड आया, इसके पास दोनों चीजें हैं, हार्मफुल भी और यूजफुल भी। जैसे ही ये किडनी के पास आएगा, किडनी पे का क्या काम है, इसको फिल्टर करना, किसको, ब्लड को। अब ये यूजफुल जो प्रोडक्ट्स होंगे, यूजफुल जो सब्सटेंसेस होंगे, ये ब्लड में वापस से एब्जॉर्ब हो जाएंगे और जो हार्मफुल वेस्ट होगा वो हार्मफुल वेस्ट पानी के साथ मिल जाएगा और यूरिन का फॉर्म करेगा। इस बात को नोट करेंगे कि जो हार्मफुल वेस्ट है वो पानी के साथ मिलके यूरिन बना लेगा और यूरिन बनाने के बाद वो क्या होगा, यहाँ पे यूरिन बन गई, यूरिन बनने के बाद ये इस मार्ग के थ्रू जाएगी और इस पूरे से ऐसे थैले में इकट्ठी हो जाएगी, जिसको ब्लैडर बोलते हैं, जिसको आप हिंदी में
मूत्राशय बोलते हैं, और फिर जाकर बाहर निकल जाएगी। तो सेम बस चीज ये है कि ब्लड में जो यूजफुल और हार्मफुल प्रोडक्ट्स है वो आए, रीच, जब ये किडनी के पास पहुंचे, किडनी में इसका फिल्ट्रेशन हुआ, जो यूजफुल है वो वापस चला गया ब्लड में, जो हार्मफुल है वो डिजोल्व हो जाएगा पानी में। अब रिमूव कैसे होगा? एज इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, और यूरेटर के द्वारा ब्लैडर में जाएगा, ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका था मानव उत्सर्जन प्रणाली, जिससे बार बार क्वेश्चन आता है। तो एक इससे क्वेश्चन आता है, आपके स्टेप्स पूछते हैं, फिर आपके पेयर्स पूछते हैं, पर उसके बाद आपसे एक यूरिन का भी क्वेश्चन आप देख लीजिए इसमें कि यूरिन किस किस चीजों से मिलकर बनी है। तो 95% यूरिन में पानी होता है आपके, उसके बाद 2.5% इसमें यूरिया होता है। जो आपको याद रखना है कि मानव का वेस्ट प्रोडक्ट क्या है? यूरिया है। साथ ही साथ आपके 2.5 कुछ अन्य वेस्ट भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आपका मानव उत्सर्जन प्रणाली, एक्सक्रीटरी सिस्टम खत्म होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हार्मोन्स की तरफ। तो हार्मोन्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बॉडी में बनते हैं, और ये दो ग्लैंड्स, दो ग्रंथियों के द्वारा बनते हैं। पहली ग्रंथि हो गई आपकी एंडोक्राइन, दूसरी एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन मतलब बाह्यस्रावी ग्रंथि, और एंडोक्राइन मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, ये क्या करती हैं? इनका क्या काम है? ये डायरेक्टली सब्सटेंसेस को रिलीज करती हैं, जैसे कि आपका स्वेट आना, साथ ही साथ आपने डाइजेशन, पाचन वाली प्रक्रिया में जो सिस्टम पढ़ा था हमने, तब उसमें क्या देखा था कि कुछ कुछ क्या है, कुछ एंजाइम सिक्रीट हो रही है बॉडी के अंदर। तो वो क्या हो गया? वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा ही होता है। तो डायरेक्टली बॉडी के सरफेस पे वो रिलीज कर देता है। ठीक है, अब बात आती है एंडोक्राइन की। एंडोक्राइन की हिंदी हो गई आपकी अंतःस्रावी। तो अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या होता है कि सीधे जो हॉर्मोन्स है वो ब्लड में डायरेक्ट जाकर हिट करेंगे, मतलब डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करेंगे और टारगेट साइट तक वो पहुंच जाएंगे। किसमें? आपका एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन सिस्टम। तो हमको पूरा एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना है यहाँ पे। एक्सोक्राइन सिस्टम हम देख चुके हैं। कहाँ देख चुके हैं? हमने डाइजेशन में देखा था, जो हमें एंजाइम्स हमारी बॉडी रिलीज कर रही थी, जैसे पेनक्रियाज हो गया, फिर जैसे कि आपकी सलाइवा में सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू आपका सलाइवरी अमाइलेज हो गया। तो ये सब चीजें क्या हो गई? ये सब आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में आ गई। एंडोक्राइन ग्लैंड्स अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात होती है, मैं सर की तरफ से चल रही हूँ, आपके साइड में एक इमेज लगी होगी, उसको आप देख लीजिए। ये इमेज इसी फॉर्म में है। सबसे ऊपर पीनियल ग्लैंड, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर थायराइड ग्लैंड, इस हिसाब से ग्लैंड्स अरेंज है। उसी हिसाब से मैंने ग्लैंड्स को यहाँ पे बताया है आपको। तो सबसे पहली पीनियल ग्लैंड होती है, जो ऊपर साइड में होती है। आपके दिमाग में ही है वो ग्लैंड, तो वो दिमाग का ही काम करेगी, दिमाग को ही कंट्रोल करेगी। अब दिमाग को कैसे कंट्रोल करती है? वो एक हार्मोन रिलीज करती है। इस हार्मोन का नाम होता है मेलेटोनिन। ये हार्मोन कौन सा रिलीज कर रही है? मेलेटोनिन। और इस हार्मोन का क्या काम होता है? इस हार्मोन का काम होता है स्लीप साइकिल को रेगुलेट करना, मतलब स्लीप साइकिल को मेंटेन करना। आपको आपके अंदर खुद की एक बायोलॉजिकल क्लॉक बन जाती है। जैसे कि आप अगर एक टाइम रोज अलार्म लगा रहे हैं, तो आपकी शरीर की ऐसी सिस्टम बन जाता है माइंड का कि आपको रोज सुबह 6 बजे जगा देगा बिना अलार्म के। कभी कभी नहीं भी जगाता है, पर जनरली आपने बड़े लोगों में सुना होगा कि हम तो बिना अलार्म के जग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर का ये पीनियल सिस्टम बहुत अच्छा वर्क करता है, पर मेरे अंदर का तो नहीं करता है। ठीक है, तो अब बात आती है कि पीनियल ग्लैंड क्या कर रही है? मेलेटोनिन हार्मोन रिलीज कर रही है, और इसका काम क्या है? स्लीप साइकिल को मेंटेन करना। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होगा? ये मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड्स है, बार बार पूछा गया है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर्स ऑफ ऑल ग्लैंड बोला गया है, सारे ग्लैंड की ये क्या है? ये मास्टर है, प्रिंसिपल है। ठीक है, अब ये क्या कर रही है? ये तरह तरह के ग्लैंड्स को, तरह तरह के प्रोसेसेस कर रही है और डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स को रिलीज कर रही है। जैसे कि पहला आ गया आपका फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये हार्मोन क्या कर रहा है? ये बहुत सारे हार्मोन्स बना रही है। तो ये सारे हार्मोन्स है जो कि ये रिलीज कर रही है, जैसे कि एफएसएच, एडीएच, ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन। आपको मेन क्या याद रखना है? आपको ग्रोथ हार्मोन याद रखना है, ऑक्सीटोसिन याद रखना है, और प्रोलैक्टिन याद रखना है। बाकी दो भी सुन लीजिए एक बार, आपके दिमाग अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप टिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो एफएसएच और एलएच क्या हो जाता है? इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या एलएच की ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसका काम क्या होता है? जो फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसको ये मेंटेन करती है। मेंस्ट्रुएशन,
ठीक है, तो ये किसको मेंटेन कर रही है, फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल को ये मेंटेन करती है, रेगुलेट करती है। एडीएच का काम क्या होता है, ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है। फिर से सुन ले, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये किडनी के पास पाया जाता है और इस हार्मोन का काम क्या होता है, इसका काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन करना। ठीक है, फिर बात आती है ग्रोथ हार्मोन। जीएच जो है, ग्रोथ हार्मोन का काम क्या होगा, आपकी बॉडी के शरीर में सेल को डिवाइड करना, वृद्धि करना, जिससे कि आपकी बॉडी में ग्रोथ हो सके। ठीक है, अब बात आती है ऑक्सीटोसिन। तो ये हार्मोन क्या होता है, ये प्रेग्नेंट लेडीज में निकलता है। ये तब निकलता है जब वो प्रेग्नेंट होती है एक लेडी और बर्थ के टाइम पे कॉन्ट्रैक्सेशन और रिलैक्सेशन यूट्रस का करता है, जिससे कि बेबी बाहर आ सके। तो ये क्या हो गया, एक तरह से बर्थ कंट्रोल का, और बर्थ कंट्रैक्शन के समय ये यूज होता है। ठीक है, कौन सा, ऑक्सीटोसिन। अब बात कर लेते हैं प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन कैसे है, ये आपका मिल्क का प्रोडक्शन करता है और उनमें करेगा जिन जो माँ जो लेडीज बेबी को बर्थ देगी। ठीक है, तो प्रोलैक्टिन मिल्क का प्रोडक्शन हो गया, ऑक्सीटोसिन आपका बर्थ कॉन्ट्रैक्शन हो गया, जीएच आपका जीएच ग्रोथ हार्मोन हो गया, एडीएच ऑस्मो रेगुलेशन हो गया, एफएसएच और एलएच आपका मेंस्ट्रुएशन को रेगुलेट करता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम थायराइड ग्लैंड की। तो थायराइड ग्लैंड आपका हार्मोन रिलीज कर रहा है थायरोक्सिन। इसका काम क्या है, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करना, साथ ही साथ बॉडी में बैलेंस करना, किसका, ग्रोथ का। ग्रोथ का बैलेंस और मेटाबॉलिज्म को मेंटेन कौन कर रहा है, थायराइड ग्लैंड। अब जिनके में ये कमी हो जाती है तब क्या होता है, इनके आपने गोइटर देखा होगा, तो वो किसकी वजह से, आपका थायराइड ग्लैंड या थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से हो जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड आपकी पैरेथ हार्मोन रिलीज करती है, जो कि आपका कैल्शियम बैलेंस को मेंटेन करता है। बॉडी में कैल्शियम बैलेंस को रेगुलेट कौन करता है, आपका पैरेथ हार्मोन, जो कि पैराथायराइड ग्लैंड रिलीज कर रही है। ठीक है, आप एक दो बात, सिर्फ एक बार आप मेरे कहने से सुनिए, एक बार आप वापस रिवाइज करने के हिसाब से सुनिए, आपको ये सारे हार्मोन्स याद हो जाएंगे। आपको सिर्फ उसमें टिक लगाना है, मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में आते हैं, आप इसे कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड आपका एड्रिनलिन और कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करता है। जब भी आप किसी स्ट्रेस सिचुएशन में होते हैं, जब भी आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं, तो आपको लगता होगा कि एकदम से अगर एग्जाम हुआ या एकदम से कोई मान लीजिए कोई बैल आ गया सामने, कुत्ता आ गया सामने, दौड़ा लिया, तब क्या है, आपकी बॉडी ठंडी पड़ जाती है। तो वो क्यों पड़ती है, क्योंकि उस समय आपकी बॉडी रिलीज कर रही है एड्रिनलिन, कॉर्टिसोल, ये हार्मोन, जो कि आपको स्ट्रेस कंडीशन, आपको इमरजेंसी कंडीशन, साथ ही साथ कहीं भी अगर लिखा हो स्टेटमेंट में फाइट, फ्लाइट, तो ये सारे वर्ड्स अगर दिख जाए, फाइट, फ्लाइट, स्ट्रेस, इमरजेंसी, ऐसे कुछ वर्ड्स दिख जाए, तब आप लड़ाई कर रहे हैं किसी के साथ, तब भी ये हार्मोन रिलीज होता है। तब आप कौन सा ग्लैंड लगा देंगे, एड्रेनलिन ग्लैंड, और जो कि रिलीज कर रही है एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल हार्मोन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पैनक्रियास। तो पैनक्रियास आपकी क्या हो गई, डुअल ग्लैंड है। अब ये डुअल ग्लैंड कैसे है, क्योंकि ये एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। एक्सोक्राइन कैसे, जब ये पैनक्रियास हमने डाइजेशन में पढ़ा था, तो क्या कर रहा था पैनक्रियास, पेनक्रियाटिक जूस निकाल रहा था। जो पेनक्रियाटिक जूस क्या कर रही थी, आपके फर्दर आपके एंजाइम्स रिलीज कर रही थी, जो कि डाइजेशन में हेल्प कर रहे थे। ठीक है, आपको याद आया पेनक्रियाटिक जूस, जो कि ट्रिप्सिन और इधर आपका लाइपेज, ऐसे तो चार्ट बनाया था। तो ट्रिप्सिन क्या कर रहा था, ट्रिप्सिन का काम था प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, तो वो कहां से आया था, वो पेनक्रियास, पेनक्रियाटिक जूस से आया था। तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, तो ये पाचन में मदद कर रही है। अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड कैसे है, पेनक्रियास रिलीज करती है इंसुलिन और ग्लूकागॉन, जो कि आपके ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करता है। ठीक है, आपने सुना होगा इंसुलिन के इंजेक्शन क्यों लगते हैं, क्योंकि किसी किसी की बॉडी में ब्लड शुगर लेवल की कुछ ऊपर नीचे लोचा हो जाता है, उस लोचा को ठीक करने के लिए इंसुलिन और इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। तो आपका पैनक्रियास का काम क्या हो गया, बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना, जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ओवरीज। तो ओवरीज का क्या काम होता है, तो ओवरीज आपकी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा गया है, ओवरीज और टेस्टिस बार बार पूछा गया है। ठीक है, ओवरीज क्या रिलीज करती है, आपकी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। जो जितने भी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सारे काम कंट्रोल कौन कर रहा है, आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन ऐसा लगता है कि मेल हार्मोन है सुनने से, पर प्रोजेस्टेरोन आपका फीमेल हार्मोन है, जो कि ओवरीज द्वारा स्रावित होता है। अब बात कर लेते हैं टेस्टिस, हमारा आज का आखिरी हार्मोन, जो कि रिलीज करता है टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है, ये मेल के कैरेक्टर्स को, मेल के जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, उनको क्या है, उनको उभारता है, उनको ये बताता है कि भाई तुम मेल हो। ठीक है,
तो ये सब चीजें थी इसमें। आई होप आपकी चीजें क्लियर हुई होंगी और उन लोगों को भी रिवाइज हुआ होगा जिन्होंने चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। एक बार एक रिवीजन था और ये प्रॉपर ऐसा रिवीजन था जैसा एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो उस हिसाब से मैंने पूरे लेक्चर को फ्रेम किया था जिससे कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। और चलिए आइए अब वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक